हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोग व्यस्त रहिए। देखिए, ठंडक का मौसम है, थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से तैयारी में लगे रहिए। और ठंडी देख के अगर आप तैयारी बंद करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम भी बीत जाएगा। चलिए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, हमारा नया चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। और इस 11वें चैप्टर को आज हम कंप्लीट जो है देखने वाले हैं। अभी तक अगर आपने इस लेसन से कुछ नहीं तैयार किया तो घबराइए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा लेसन तैयार हो जाएगा और इसमें आपको कहीं से अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 160 की क्लास है, जिसमें आज हम जो लेसन देखने वाले हैं, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ये आपका फिजिक्स का जो है 11वां लेसन बनता है। तो चलिए इस लेसन को देख लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए भाई, ये लेसन देखते हैं। आज के इस लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या किसे कहते हैं तथा इसके नियम बताइए। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। भाई, हमारा लेसन है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक यही बनता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। नाम क्या है, हेडिंग क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश भी होगा, विद्युत का उत्सर्जन भी होगा, और ये जो घटना होगी इसका ये पूरा प्रभाव जो देखने को मिलेगा, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्या है? देखो, जब कोई धातु पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा धातु है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक धातु का पृष्ठ है। किसका है? ये बना धातु का पृष्ठ है। किसका पृष्ठ है? धातु का पृष्ठ है। और धातु के पृष्ठ पर कि परावैंगनिक किरणें डालते हैं। क्या डालते हैं? परावैंगनिक किरणें डालते हैं, यानी उच्च आवृत्ति की जो है कि प्रकाश की किरण डालते हैं। और जैसे ही प्रकाश की किरण जो है इस पर डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही किसके कारण हो रहा है? भाई, प्रकाश डाल रहे हो तब हो रहा है ना। प्रकाश की किरणों के द्वारा ही उत्सर्जन हो रहा है। तो किसके प्रभाव से हुआ? प्रकाश किरणों के प्रभाव से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके कारण हुआ? प्रकाश के द्वारा जो है क्या हुआ? विद्युत उत्सर्जित हुआ। तो इसी को प्रकाश विद्युत और यह पूरी घटना प्रभाव में देख इसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। तो इसी को हमने इसमें लिखा है। देखो, ये धातु का पृष्ठ है। यहाँ पर जब हम प्रकाश की किरणें इस पर तिरछा आपतित कराते हैं तो यहाँ से जब तक नहीं आपतित कराते तब तक यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही किरणें इस धातु के पृष्ठ पर पड़ती हैं, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है और परिपथ में एक धारा का प्रवाह जो है शुरू हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो उसी को कहा गया कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, जो इसकी आवृत्ति है उससे थोड़ा अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को डाला जाता है। क्या डालते हैं? प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर, सतह पर या पृष्ठ पर आपके से जब किसी धातु पर या धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक की आवृत्ति प्रकाश की किरण डाला जाता है तो धातु की सतह से जो है इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हो ना, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। भाई, प्रभाव कहिए यानी उसी के कारण उत्सर्जित हो रहा है, और चाहे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो घटना हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। अब इसके हम नियम जान लेते हैं। चलिए भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, यानी ये नियम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना हो रही है तो इसके नियम कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा ये धातु है, धातु के से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं,
यानी इनकी जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जितने तीव्रता का प्रकाश जो है धातु पे पड़ेगा, यहाँ धातु पर जितने ही तीव्रता का प्रकाश पड़ेगा उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो वही कहा गया धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो इनकी तीव्रता होगी वो अनुक्रमानुपाती होगा, तीव्रता जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई जितनी तीव्रता का प्रकाश जो है उस पर डाला जाएगा उतने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो वही कहा गया कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जितने उत्सर्जित होते हैं वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जितने ही तीव्रता का प्रकाश उस पर डाला जाता है उतने ही संख्या में जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। समझ में आ गई पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया कि उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई जो हमारा जो प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, भाई उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी जो उत्सर्जित करने वाला प्रकाश होता है उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितने गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है प्रकाश के कारण वो किस पर निर्भर करता है, वो जिस आवृत्ति की प्रकाश उस पर डाली जा रही है उस आवृत्ति के प्रकाश पर जो है निर्भर करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो उत्सर्जित प्रकाश है, जहां से प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है वो उसकी कितनी गतिज ऊर्जा है, कितने ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, वो उसकी जो है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो उसकी आवृत्ति होती है वो उस पर जो है निर्भर करता है, यानी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो होगा, कि मैक्सिमम यानी इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी और समानुपाती ये आवृत्ति यानी जो भी आवृत्ति है वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप बता सकते हैं। चलिए अगला रूल्स देख लेते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि न्यूनतम मान से कम होता है, देखो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है यहाँ से वो एक न्यूनतम मान से अगर कम है, यानी जितना मान होना चाहिए उत्सर्जित करने के लिए, जब उसकी आवृत्ति से अधिक मान होगा तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अब यदि जो हमारा आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति जो है न्यूनतम मान से कम होता है, जो प्रकाश उस पर डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति जो है एक न्यूनतम मान से कम होता है, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। अरे भाई जब जो आ रहा है धक्का मारने वाला उसके पास उतना धक्का लगाने की क्षमता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन काहे को उत्सर्जित होगा। इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होगा जब न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश जब डाला जाएगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो वही कह रहे हैं यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम मान से कम होता है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। समझ में आ गया होगा। यानी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी होगा जब उस एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश जो है उस पर डाला जाता है। समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश डाले हो अभी अभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन थोड़ी देर बाद होगा, ऐसा नहीं है। यानी धातु की सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत होता है, उसके बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। तो ये 4 रूल्स है, चारों समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लो। ये रूल तो ये समझ गए होंगे कि धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितने तीव्रता का प्रकाश उस पर डालोगे, जितने ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालोगे उतने ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये हो गया। दूसरा है उत्सर्जित प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अब जो उत्सर्जित हो रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकल रहा है तो कितनी तेजी से भाग रहा है,
तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई वो उसकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, जितने ज्यादा आवृत्ति के प्रकाश डालोगे उतने ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और तेजी से भागेगा वो। समझ में आ गया? ये दूसरा हो गया। तीसरा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम होता है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। भाई प्रकाश की किरण जो डाल रहे हो उसकी आवृत्ति अगर एक न्यूनतम मान से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अगला जो कहा गया, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने तथा उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। जैसे ही आप प्रकाश की किरण धातु पर डालते हो तैसे ही पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। उसमें कोई समय अंतराल नहीं होता है कि थोड़ी देर बाद होगा या पहले गर्म होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही प्रकाश की किरण धातु पर पड़ती है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उनमें कोई समय अंतराल नहीं होता। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं वो हमारा क्वेश्चन, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? यदि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें देहली आवृत्ति की तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी जो प्रकाश हम जो है किसी धातु की सतह पर डाल रहे हैं तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति हो। भाई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तब होता है जब भाई यहाँ पर मान लीजिए हम धातु पर, ये हमारा धातु है और धातु पर हम जो है प्रकाश डाल रहे हैं, तो अब ये जो हमारा प्रकाश है ये फोटॉन है, इसको फोटॉन बोलते हैं, एचबी बोला जाता है। जो प्रकाश की ऊर्जा है उसे एचबी कहा जाता है। अब ये एचबी की आवृत्ति जो है वो न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगर वह न्यूनतम आवृत्ति से अधिक नहीं होगा, प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो प्रकाश की आवृत्ति है भाई वो हमारा इतनी आवृत्ति हो कि वह जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, तो इसी आवृत्ति को जो है देहली आवृत्ति कहा जाता है। तो वही कहा गया कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी जो प्रकाश हम भेज रहे हैं यहाँ धातु की सतह पर डाल रहे हैं, इसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, यानी वह न्यूनतम आवृत्ति वाली प्रकाश जिसके द्वारा जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसका मान भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग धातुओं के लिए जो है अलग अलग होता है और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो देहली आवृत्ति होती है इसको हम V0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति कौन हुई? भाई देहली आवृत्ति प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा जो है धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जा सके, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली आवृत्ति को हम जो है V0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान अलग अलग धातु पृष्ठों के लिए अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? अब इस देहली आवृत्ति को हम लिख सकते हैं, भाई देहली आवृत्ति को V0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। V0 बराबर लिख सकते हैं C अपान लैम्डा 0, C अपान लैम्डा 0। अब यहाँ पर C को भाई जहां अगर हम बात करें, जहां C बराबर ये है प्रकाश का वेग, क्या है ये? प्रकाश का वेग, और इसका मान होता है भाई इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर हम बात करें लैम्डा 0 की तो इसमें भी 0 लगा है, तो ये देहली तरंग दैर्घ्य है। क्या है? लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये देहली है, क्यों? क्योंकि जैसे देहली आवृत्ति में V0 लिखा गया है वैसे तरंग दैर्घ्य में भी 0 लगाया गया है, तो लैम्डा 0 बराबर देहली तरंग दैर्घ्य होता है। समझ में आ गया होगा कि देहली आवृत्ति क्या होती है? भाई प्रकाश की किरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सके, ऐसी आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहा जाता है। और देहली आवृत्ति का मान अलग अलग धातुओं पृष्ठों के लिए अलग अलग होता है तथा इसे V0 से प्रदर्शित किया जाता है। V0 बराबर C अपान लैम्डा 0 होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो है देहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? यानी देहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है? जैसे आपने देहली आवृत्ति की बात की वैसे ही यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य की भी बात होगी। अब ये देहली तरंग दैर्घ्य होता क्या है? भाई बात एक ही है कि जो हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं,
अगर उसकी आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है धातु की सतह से किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जो हम प्रकाश डाल रहे हैं इसका जो तरंगदैर्घ्य है अगर वह जो है धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है, उस तरंगदैर्घ्य में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है, तो ऐसे तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। बस वही लिखा गया है कि आपतित किरण की वह तरंगदैर्घ्य, यानी जो हम आपतित किरण डाल रहे हैं इस पर, किस पर, धातु की सतह पर हम जो आपतित किरण डाल रहे हैं किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, यानी जो किरण डाल रहे हैं ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी ऐसे तरंगदैर्घ्य को जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है ऐसे तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और देहली तरंगदैर्घ्य को जो है हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई नहीं? यानी आपतित प्रकाश की वह किरण जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकता है ऐसे तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात? इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई लैम्डा 0 बराबर होगा C/V0। ये V आवृत्त है, ये आपको देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो इसे आप लैम्डा 0 बराबर C/V0 लिख सकते हैं। C के बारे में आप जान ही गए होंगे कि यह जो है प्रकाश का वेग है। भाई वही जो अभी इससे पहले आपने लिखा V0 बराबर C/λ0, वो अब की बार लैम्डा इधर कर दिया, V0 इधर कर दिया। समझ में आ गया? तो यह आपका देहली तरंगदैर्घ्य होता है। समझ में आ गया होगा? चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है वो है कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए कार्यफलन को भी जान लेते हैं। भाई वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। भाई जाहिर सी बात है कि ऊर्जा जो हम इस पर डाल रहे हैं, भाई हम कौन सा क्या डाल रहे हैं, ऊर्जा डाल, भाई E बराबर हम जो है hv डाल रहे हैं। भाई प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो फोटोन की ऊर्जा जो होता है hv होता है। तो जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरण यानी न्यूनतम ऊर्जा डालते हैं जिसके द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तभी तो कार्य हुआ। भाई इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा तो काम कहाँ होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो वही कहा गया कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा कम से कम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता हो, उस ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। भाई ऊर्जा उतनी होनी चाहिए कि कार्य हो सके, मतलब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सके, तो ऐसी ऊर्जा को हम जो है कार्यफलन कहते हैं। और इस कार्यफलन को W0 से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं W0 बराबर HV0। भाई W0 बराबर HV0 लिखा जा सकता है। और एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हो, V0 बराबर होता है C/λ0, ये भी आपको पता है। तो अगर हम इस V0 की जगह पे इसको उठा के रख देते हैं तब हमारा W0 बराबर क्या बन जाएगा, H तो अपनी जगह पे रहेगा ही, C हो जाएगा और नीचे लैम्डा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कार्यफलन जो हमारा W0 होगा इस तरीके से प्राप्त होता है। इसको आप जानते हैं। अब इसमें कौन क्या है अगर लिखना चाहते हैं तो जहां भाई C के बारे में जानते हैं, ये प्रकाश की चाल है जिसको आप जानते हैं, और लैम्डा 0 जो है देहली तरंगदैर्घ्य है। भाई तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, अब 0 लगा है तो देहली हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक आपने देखा यच है, ये प्लांक नियतांक है। ये क्या है, प्लांक नियतांक है, और इसका मान अगर देखा जाए तो 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्यफलन किसे कहते हैं। भाई वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है, तो उसे हम उस ऊर्जा को जो है हम कार्यफलन कहते हैं, जिसे W0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा भाई W0 बराबर HV होता है। भाई इतना प्रकाश, भाई प्रकाश हमारा HV होता है। अब V0 होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है, तो V0 आवृत्त हो जाएगी और ये W0 हो जाएगा। अब यहाँ पे V0 बराबर आप जानते हैं C/λ0 होता है, तो इसको अगर इसमें उठा के रखते हैं तो W0 बराबर HC/λ0 हो जाता है।
तो ये आपका हो गया कार्य फलन। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा जाता है वो है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। यानी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए या स्थापना करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखो एक बात आप जाने रहना, ये जो हमारा प्रकाश की किरण इस पर धातु की सतह पर डाला जाता है, तो ये जो प्रकाश की किरण होती है ये छोटे छोटे यानी ये जो ऊर्जा होती है, प्रकाश किरण की जो ऊर्जा होती है ये छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स होता है लगातार कंटिन्यू पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ये छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में पड़ता है और इस छोटे बंडल को ही हम जो है क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो आप क्वांटा कह लीजिए या तो इसी को फोटान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है, इसी को क्वांटा कहा जाता है। और ये जो प्रकाश जब इस पर पड़ता है धातु की सतह पर, ये जो भाई प्रकाश डाला जाता है, तब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो इस समय जो है जो भी प्रकाश हम डालते हैं ये दो रूपों में ऊर्जा हमारी जो है खर्च हो जाती है। यानी ये ऊर्जा हमारी जो होती है ये दो रूपों में खर्च हो जाती है। इसी के बारे में बताया गया है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यानी ये जो क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटा क्या कहते हैं भाई, क्वांटम सिद्धांत यही कहता है कि जो ऊर्जा होते हैं ये छोटे छोटे बंड सतत ना होकर के ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में होते हैं। यानी जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ये छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होते हैं। तो वही कहा गया क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। समझ में आई बात, वही लिखा गया है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश की विकिरण की जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है। फिर आगे कहा गया जिन्हें फोटान या क्वांटा कहते हैं। भाई छोटे छोटे बंडलों अथवा जो ऊर्जा के बंडल या पैकेट होते हैं इन पैकेट को फोटान अथवा क्वांटा कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। और जब फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी जब हम धातु की सतह पर फोटान आपतित कराते हैं डालते हैं तो उसकी ऊर्जा दो रूपों में खर्च हो जाती है। अब वो कौन कौन सी रूपों में खर्च होती है, सबसे पहला रूप है कार्य फलन के रूप में। कार्य फलन के रूप में यानी सबसे पहले कहाँ खर्च होती है, कार्य फलन के रूप में खर्च होता है। और कार्य फलन जो होता है ये हमारा W0 होता है और इसको HV0 यानी ये V क्या है, आवृत्त है, H प्लैंक नियतांक है, यानी W0 बराबर HV0 यानी ये जो है हमारा कार्य फलन कहलाता है। तो पहला तो यहाँ खर्च होता है और दूसरा जो खर्च होता है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में। भाई जो ऊर्जा आपने यहाँ पर डाला है तो कुछ ऊर्जा जो है कार्य फलन में खर्च हो जाएगा मेरे W0 बराबर HV0 में, और जो बाकी जो ऊर्जा बची रहेगी वो जो है इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे उनको स्पीड देने में यानी गति प्रदान करने में खर्च होती है, जिसे हम के मैक्सिमम भाई काइनेटिक एनर्जी है के मैक्सिमम 1/2 भाई आप जानते हैं के बराबर 1/2 mv² होता है। तो 1/2 m और फिर v² हो जाए, ये भी हमारा जो वेग होगा ये मैक्सिमम होगा, यानी के मैक्सिमम बराबर वह 1/2 mv² मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर हम बात कुल ऊर्जा की करें, कुल ऊर्जा यानी टोटल ऊर्जा कितनी हुई भाई, कुल ऊर्जा हमारी जो E होगा तो E बराबर हो जाएगा भाई एक तो W0 हो जाएगा भाई, इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे और प्लस दूसरा हमारा K मैक्सिमम हो जाएगा भाई ये हमारा शेष ऊर्जा जो K मैक्सिमम है और कार्य फलन W0 दोनों को जोड़ेंगे भाई ये हमारा E बराबर W0 प्लस K मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम K मैक्सिमम की बात करें तो भाई इसको अगर हम रोक लें, इसको इधर भेजें तो हमारा E माइनस W0 हो जाएगा। और अगर इनके हम वैल्यू रखें तो ये हमारा K मैक्सिमम की वैल्यू है 1/2 mv², ये हमारा मैक्सिमम हो जाए और बराबर जो हमारा हो भाई E की वैल्यू जो होती है वो HV होता है, V आवृत्त है भाई E बराबर आप जानते हैं E बराबर HV होता है तो ये HV हो जाए और फिर माइनस W0 की जो वैल्यू है HV0 हो जाएगा, HV
जीरो हो जाएगा। इसको अगर और ठीक से लिखा जाए तो भाई इसमें से अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों में h कॉमन है, h कॉमन हो जाएगा और फिर v माइनस v0 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। इसी को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो भाई, सीधी सी बात है। अगर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, जो प्रकाश की विकिरण होती है, क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की विकिरण जो होती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में होता है। यानी प्रकाश की विकिरण जो होती है छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलते हैं और इन्हीं छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों को जो है फोटान अथवा क्वांटा कहा जाता है। इसी को क्वांटा या फोटान कहा जाता है। पहली बात हो गई। अब इसी में यह कहा गया कि जब किसी धातु पर प्रकाश की विकिरण या क्वांटा को जो है छोड़ते हैं, डालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए डालते हैं, तो ये जो प्रकाश की ऊर्जा होती है ये दो रूपों में खर्च हो जाती है। पहली रूप में यह होता है यहां से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने में खर्च हो जाती है और दूसरी टाइप की जो ऊर्जा जो शेष बची रहती है ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉनों को गत करने में खर्च होती है। तो अगर हम कार्यफलन के रूप में देखा जाए, भाई कार्यफलन मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने में, कार्य करने में खर्च हो गई, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने में, तो ये हमारा W0 बराबर हो जाएगा Hv0 हो जाएगा। भाई देहली ऊर्जा जो होगा ये देहली आवृत और ये H के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये इतना हो जाएगा, W0 बराबर Hv0 हो जाएगा। और दूसरा शेष ऊर्जा जो उसको गति प्रदान करने में खर्च हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। भाई गति देने के लिए गति का जो समीकरण होता है K बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब अगर इन दोनों ऊर्जाओं को देखा जाए तो कुल ऊर्जा हमारी जो E होगी और W0, भाई इसको जोड़ लेंगे और इसको ले लेंगे और ये यानी W0 प्लस K मैक्सिमम दोनों को जोड़ लिया जाएगा। अगर हम यहाँ से K मैक्सिमम की इधर कर लिया जाए तो E माइनस W0 हो जाएगा और ये हमारा भाई K मैक्सिमम की वैल्यू है 1/2 mv स्क्वायर है और बराबर E जो है हमारा भाई फोटॉन की ऊर्जा है, तो फोटॉन की ऊर्जा Hv होता है और माइनस और ये हमारा Hv0 होगा, यानी ये V जो है V0 जो होता है वो देहली आवृत होती है। भाई इन दोनों में H जो है कॉमन लिया जा सकता है, तो इसी समीकरण को आप इस तरीके से 1/2 mv स्क्वायर ये रहेगा ही रहेगा, इन दोनों में H कॉमन ले लेंगे तो V माइनस V0 जो है हमारा समीकरण जो है बनकर तैयार होता है। यही समीकरण जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है वो है किसी द्रव्य कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। यानी दोनों में जो है गतिज ऊर्जा और कण के संवेग दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए इनमें क्या संबंध होता है इसको भी जान लेते हैं। भाई आप जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होता है K बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। इतना तो आपको पता है। एक काम करते हैं, अगर इसमें हम ऊपर और नीचे m से गुणा करा दें तो हमारा K बराबर 1/2 है, तो ये m और v दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में m आ जाएगा। भाई m से ऊपर गुणा करा दें और नीचे जो है भाग दे दें। ऊपर नीचे अगर m से गुणा कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये हमारा आ जाएगा K बराबर 1/2 mv पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, m बन जाएगा। एक चीज आप जानते हैं जो हमारा संवेग होता है, क्या संवेग P बराबर होता है mv होता है। क्या होता है? P बराबर जो होता है mv होता है। तो अगर इस P बराबर mv को इस mv स्क्वायर पर रख दिया जाए तो हमारा K बराबर आ जाएगा 1/2 ये हमारा P स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हमारा m आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम यहाँ से P की वैल्यू निकालें, इस P स्क्वायर जो लिखा गया है अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं यानी P स्क्वायर बराबर अगर लिखा जाए, देखो ये इसके नीचे जाएगा तो ये हमारा भाई ये इसके साथ जाए तो हमारा आ जाएगा 2m और K बन जाएगा। भाई अगर P स्क्वायर बराबर लिखोगे तो ये इनके साथ जाएगा तो 2m है K भी इधर आ जाएगा। और अगर हम P बराबर देखेंगे तो हमारा √2m K हो जाएगा। भाई इसका वर्ग हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो हमारा ये कौन है? P क्या है? संवेग है। भाई ये हमारा संवेग हो गया।
और काइनेटिक एनर्जी हमारा K हो गया। तो यही समीकरण जो है P बराबर √2mk जो है हमें प्राप्त होता है। अब इसमें अगर देखा जाए, जहां P बराबर कण का संवेग है, कण का संवेग है, और अगर m की बात किया जाए तो ये जो है द्रव्यमान होता है, m जो होता है ये द्रव्यमान होता है, और k बराबर ये जो है गतिज ऊर्जा है। क्या है ये? गतिज ऊर्जा होती है। तो समझ में आ गया होगा किसी द्रव्य कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, इसको जाने रहिएगा। P बराबर √2mk होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस लेसन से बनता है, जो काफी ज्यादा पूछा गया है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। पहली बात तो ये पूछा जाता है द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, और साथ में इसके साथ जब पूछता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी जो है साथ में पूछा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले द्रव्य तरंगे क्या है, उसके बाद फिर इसका सूत्र किस प्रकार स्थापित किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब कोई द्रव्य कण, यानी मान लीजिए कोई हमारा द्रव्य कण होता है, यानी पदार्थ होता है, कण होता है, जब गतिमान होता है यानी गति करता है, तो उसके साथ एक तरंग संबंधित रहती है। यानी उसके साथ जो है जब वो गति करता है तो उसके साथ जो है यानी तरंग भी जो है संबंधित रहती है, यानी जुड़ी रहती है। तो इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। बात समझ में आएगी नहीं? यानी जब कोई द्रव्य जो है गतिमान होता है तो उस समय जो है तो उसके साथ जो है एक तरंग जो है संबंधित होती है, यानी तरंग संबंधित होती है, यानी तरंग भी रहती है। तो इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कोई गतिमान जो कण होता है तो गतिमान कण के साथ साथ तरंग संबंध भी होता है, यानी तरंग भी उससे जुड़ा होता है। तो जो तरंग उसके साथ जुड़ा होता है उसी तरंग को जो है द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्य तरंग क्या होता है भाई। जब कोई हमारा कण जो है, द्रव्य कण जो है गतिमान होता है तो उसमें उससे संबंधित जो है कुछ तरंग भी होती है। तो जो तरंग उससे संबंधित होती है तो उसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं, या इसी को जो है डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। अब इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य, यानी अब जो इस तरीके की तरंग होती है जो गतिमान कण के साथ लगी होती है, तो इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। यानी इन तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है इसे हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, तब भी आप बताएंगे कि जब कोई द्रव्य तरंग गतिमान होता है तो उनके साथ कुछ तरंग संबंधित होती है, यानी संबंधित रहती है। तो इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं, और इसी तरंग को ही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। भाई आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं E बराबर जो है mc² होता है, ये आपको पता है। भाई आइंस्टीन ने अपना जो समीकरण दिया है, द्रव्यमान और प्रकाश का वेग और ऊर्जा तीनों में जो संबंध दिया है E बराबर mc², ये आपको याद होगा। और एक चीज आप जानते हैं, प्रकाश की ऊर्जा, यानी प्रकाश की ऊर्जा जो होती है वो E बराबर होता है hb होता है। भाई इतना तो पता है E बराबर hb भी होता है। तो अगर इस hb को यहाँ रख दिया जाए, जो प्रकाश की ऊर्जा है इसको यहाँ रख दिया जाए E के स्थान पर, तो हमारा बन जाएगा hb बराबर mc² हो जाएगा। अगर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें, m बराबर, तो भाई m की वैल्यू निकालेंगे ये इसके साथ है, तो ये hb जो है हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा c² हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। एक चीज आपको पता है कि फोटान का संवेग, देखो भाई फोटान का संवेग जो होता है P बराबर mv होता है। v की जगह पे जो वेग है उसको हम क्या करते हैं, प्रकाश का वेग c ले लेते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि हमें यहाँ प्रकाश से रिलेटेड बात करनी है, तो ये P बराबर mc हो जाएगा। और ये जो m है, m की वैल्यू उठा के इसी पे रखेंगे तो हमारा P बराबर ये hb तो है ही है, और साथ में ये c² है, और ये c रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये c ऑलरेडी है। तो ये c कट जाएगा, तो हमारा P बराबर यहाँ पर hb बचेगा और नीचे c बचेगा।
एक समीकरण P का जो है हमें यहाँ मिलेगा। एक चीज आप जानते हैं भाई, एक चीज आप जानते हैं कि आवृत्त जो होती है, आवृत्त भाई प्रकाश की आवृत्त जो V बराबर होती है, V बराबर C अपान लैम्डा होता है। भाई आवृत्त के बारे में आपको पता है ना कि V बराबर C अपान लैम्डा होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो V लिखा है अगर इस पर C अपान लैम्डा रख दे तो हमारा P बराबर जो मिल जाएगा भाई H रहेगा और V की जगह पे C हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी C पहले है और ये लैम्डा हो जाएगा तो ये C कट जाएगा तो हमारा P बराबर जो मिल जाएगा H अपान लैम्डा ये मिल जाएगा। भाई P की वैल्यू अब यहाँ पर बदल करके ये आ जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज अभी अभी आपने जो संबंध देखा है कण का संवेग और काइनेटिक एनर्जी में, भाई P बराबर आपने देखा √2mk, आपने यही देखा है ना भाई P की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला इससे पहले P बराबर √2mk। अगर इसको उठा के यहाँ पर रख दिया जाए भाई, इसको इधर कर लेते हैं तब हमारा लैम्डा बराबर जो मिल जाएगा भाई P नीचे आ जाएगा, H अपान P हो जाएगा, ये लैम्डा इधर आएगा तो H अपान P बन जाएगा और फिर H की वैल्यू तो है ही है और P की वैल्यू √2mk, ये जो है हमें समीकरण मिलेगा। भाई यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर H अपान √2mk, ये समीकरण हमें जो है लैम्डा का मान प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया होगा। एक चीज और आप जानते हैं K बराबर EB होता है भाई, इलेक्ट्रॉन और इसका वेग K की वैल्यू जो है EB होता है। तो अगर यहाँ पर इसको उठाकर रख दिया जाए तो लैम्डा बराबर ये तो रहेगा ही रहेगा अपान √2 रहेगा, m रहेगा और K की वैल्यू हम EB अगर रख देते हैं तो हमारा यही समीकरण जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से ही जो है निकल के आया है। समझ में आई बात। तो संबंध स्थापित को आप करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। कभी कभी जो है ये लैम्डा बराबर H अपान √2mk का संबंध बताइए, यानी किस प्रकार स्थापित किया जाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो फिर से देख लेते हैं E बराबर mc², ये जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है और प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hb होता ही है। इसको इस पे रखेंगे तो hb बराबर mc² हो जाएगा और m बराबर अगर यहाँ पे निकालोगे तो hb अपान c² हो जाएगा। एक फोटॉन का जो संवेग होता है P बराबर mv² होता है, P बराबर mv होता है। तो v जो वेग है उस वेग को हम प्रकाश का वेग ले लेंगे, c हो जाएगा तो mc हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इस m की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो hb c² ये हो जाएगा, ये c कट जाएगा, एक c बचेगा, P बराबर hb अपान c बनेगा। और एक चीज जानते हो आवृत्त जो V बराबर होता है वो C अपान लैम्डा होता है। तो यहाँ जो V लिखा है इसको C अपान लैम्डा रखेंगे, C कैंसिल हो जाएगा, P बराबर H अपान लैम्डा आ जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो लैम्डा बराबर H अपान P हो जाएगा। और अगर हम P बराबर √2mk, अरे कण का संवेग और काइनेटिक एनर्जी में जो संबंध हमने आपको बताया है ये है, इसको उठा के यहाँ रखोगे तो हमारा समीकरण लैम्डा बराबर H अपान √2mk जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर एक चीज काइनेटिक एनर्जी K बराबर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो EV अगर रख देते हैं तो हमारा लैम्डा बराबर H अपान √2me V जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है समीकरण आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ये सभी टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।